हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोगों का इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर का बचा था वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 135। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 135। The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakhs। तो कितने का नेट प्रॉफिट बता रहा है? तो 6 लाख रुपए का कह रहा है कि प्रॉफिट है। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3,75,000 ऑन 31st March 2020, subsequently the following information was obtained from scrutiny of the books। तो वो कहता है कि इनका कितना प्रॉफिट था? नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था, लेकिन उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट की स्क्रूटनी करे, चेक करे तो कुछ पॉइंट्स वो कह रहे हैं। यहाँ पे ए से लेके ई तक लिखा हुआ है। कहते हैं परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड रुपीज 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। Hanuman gave away goods valued at rupees 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of account. Invoices for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th of March 2020, but the goods were not included in stock. In March 2020, goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2020. Goods costing rupees 75,000 were sent on sale or written in March 2020 at a margin of 33.33% on cost through approval was though approval was given in April 2020. These were taken as sales for March 2020. Okay, calculate the value of stock on 31st March 2020 and adjusted net profit for the year ended on that date। अभी देखो क्या हुआ, दो चीज पूछा है। इस क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो मैं बात करता हूँ कि वैल्यू ऑफ स्टॉक भी पूछा है, क्योंकि ना कुछ यहाँ पे ये वैसे 31 मार्च का यहाँ पे प्रॉफिट था उन लोगों का 6 लाख रुपए बताए, और उनका क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने बताया 3,75,000 का। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने 31 मार्च का दे रखे 3,75,000 और प्रॉफिट 6 लाख रुपए दे रखे, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करना है। पॉइंट नंबर ए से लेके ई तक उन्होंने 5 पॉइंट को एक एक करके रीड करके उसको हम लोग समझेंगे। फिर बाद में कहते हैं कि फिर से अपने को स्टॉक कैलकुलेट करना 31 मार्च का ही और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट तो ऑलरेडी ऊपर 6 लाख बता दिया, फिर ये प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करने कह रहे हैं नीचे? ऊपर तो इसने 3,75,000 स्टॉक बता दिया, फिर क्यों स्टॉक कैलकुलेट करने कह रहे हो? इसलिए कह रहे बेटा क्योंकि पॉइंट नंबर ए से लेके ई तक के कुछ उसने चेंजेस बताया, तो वो चेंजेस की वजह से हमारे प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा और हमारे स्टॉक पे भी फर्क पड़ेगा। तो एक एक करके पहले अपन बात करते कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है और ये 5 आइटम रीड करते, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, so write down here प्रॉफिट एंड लॉस। ये इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको आप ड्रॉ करिए। इसको आप ड्रॉ करिए, ज्यादा नहीं, 8-10 लाइन का बस। ओके, 8-10 लाइन का ड्रॉ करेंगे इसका। ओके, अब एक चीज ख्याल रखना बेटा, यहां पर आपको जब भी यहां पे पहले से प्रॉफिट आपको दे रखा है, जो दे रखा है उसने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते 6 लाख रुपए का प्रॉफिट उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन वो 5 आइटम हमको पढ़ना, उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना रहेगा। एक चीज ख्याल रखना बेटा, यहाँ पे जब भी आपको मैं क्या लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा प्रॉफिट इंक्रीज करना, अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको अपने को? क्रेडिट। प्रॉफिट प्रॉफिट डिक्रीज करना है,
प्रॉफिट इंक्रीज करना तो क्या करना अपने को, क्रेडिट। प्रॉफिट अगर डिक्रीज करना तो क्या करना रहेगा उसको अपने को, डेबिट। इस चीज को ख्याल रखना पड़ेगा। आप सबको पता है प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जैसे लॉस के डेबिट होते हैं, प्रॉफिट के क्या होते हैं, क्रेडिट। तो प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कम करना तो डेबिट करना पड़ेगा। तो अब जितने भी आइटम मैं पढ़ रहा हूँ अभी ए से लेके ई तक के 5 आइटम है, तो उसमें ये देखना बेटा कि उस एडजस्टमेंट की वजह से अपने को प्रॉफिट बढ़ाना है कि कम करना है। अगर बढ़ाना रहेगा तो क्रेडिट करना, अगर प्रॉफिट बढ़ाना रहेगा तो क्रेडिट करना, और अगर प्रॉफिट कम करना रहे तो क्या करना रहेगा, उसको डेबिट करना रहेगा। बस इस चीज को क्या रखना। तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो कम, प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्रेडिट करना, प्रॉफिट कम करना है तो डेबिट करना है। वो बस अपने दिमाग में आपने इस चीज को रखना। अब मैं यहाँ पे एक एक आइटम पढ़ता हूं और उसको ध्यान से बस सुनेंगे। पहला कहता है आपसे कि परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड ₹15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। अब देखो इलेक्ट्रिक फिटिंग शॉप में लगा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। आप सबको पता है कि परचेज अकाउंट को मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में जो बेसिक हमने शुरुआत में शुरू किए थे, तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट को कब डेबिट करते हैं, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो, जिसमें आप डील करते हो, जो गुड्स में आप डील करते हो उसमें जब डील करते हो, जब आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। लेकिन आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग, आपने गुड्स नहीं खरीदे, आपने उसने अपनी शॉप में इलेक्ट्रिक की फिटिंग लगा, लाइट लगाया, फैन लगाया, चीजें लगाया इलेक्ट्रिक की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो परचेज अकाउंट, ये आपको अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में बताया, परचेज अकाउंट वो होता है जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो, जब परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दी इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, तो गलत कर दी उन्होंने, गलत कर दी। अब क्या करें सर? सर आप मेरे को पता परचेज क्या है, थोड़ा दिमाग ना भी 5 पॉइंट में बहुत ध्यान से सुनना। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो आपने उसका एक्सपेंस मान ली, एक्सपेंस नहीं मानना था। तो अब मेरे को पता अगर कोई चीज को खर्चा मान लिए, खर्चा नहीं माना, एक्सपेंस मान लिए, एक्सपेंस नहीं, आई मीन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली। तो खर्चा मान लिए, खर्चा नहीं मानना था उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया आपने। बेसिकली किस में जाना था, ये फर्नीचर में जाना चाहिए था। आपने उसको कहां लेकर चले गए, आपने उसको परचेज में लेके गए, तो फर्नीचर में जाना चाहिए था। फर्नीचर आपने उसको परचेज में लेकर चले गए, फर्नीचर में लेके जाना चाहिए था। अब जो फर्नीचर को आपने परचेज में आपने लेके चले गए तो आपने उसको एक्सपेंस माने, हाँ एक्सपेंस मान ली। तो एक्सपेंस माने तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। तो प्रॉफिट कम होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था, उसको परचेज में लेके नहीं जाना चाहिए। परचेज एक एक्सपेंस है, आपने उसको एक्सपेंस मान लिया। अगर एक्सपेंस माने तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रॉफिट कम हो गया ना, ये प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो प्रॉफिट कम होना चाहिए था क्या, प्रॉफिट कम होना नहीं चाहिए था। उन्होंने तो फर्नीचर अकाउंट में, तो प्रॉफिट कम हो गया। तो अब हमको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया जब भी प्रॉफिट बढ़ाना रहेगा, इंक्रीज करना, तो क्या करना रहेगा आपको, क्रेडिट। और प्रॉफिट कम करना तो क्या करना है, डेबिट। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग 15,000। इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना, 15,000। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट आइटम देखोगे, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट ₹40,000 एज फ्री सैंपल। अब उसने फ्री सैंपल बांट दिया बेटा। अब मेरे को अब ना थोड़े से साइंस वाले घबराना मत बच्चों, फाइनल अकाउंट का बेसिकली क्वेश्चन था, उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में वहां पे दे रखे, तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको, क्योंकि इन्वेंट्री सब निकाल रहे। एनीवेज, तो आप पढ़ोगे बेटा आगे चल के। यहाँ पे जो मैं 40 इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसके बारे में, 40,000 के बारे में, जो आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि 40,000 क्या फ्री सैंपल उसने, सॉरी, हनुमान गेव अवे गुड वैल्यूड एट 40,000 फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब फ्री सैंपल की एंट्री क्या पास होती है, एंट्री ने एक्सपेंस होता है बेटा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू सैंपल अकाउंट और गुड्स यूज्ड अकाउंट है ना, गुड्स यूज्ड अकाउंट। अब इसको अच्छे से समझना है, कितने हजार का बेटा, 40,000 का। अब ना मैं आपके, जैसे पहली वाली एंट्री थी, ये रेक्टिफाइड एंट्री पास, आपने एंट्री पास कर दी परचेज टू कैश, एंट्री पास कर फर्नीचर टू, आपने एंट्री पास करे परचेज टू कैश, एंट्री पास करना फर्नीचर टू कैश। सो रेक्टिफाइड एंट्री यहां पर उसकी पास है परचेज अकाउंट, यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास है, परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, है ना। अब आपने सॉरी आपने उसको परचेज को डेबिट कर दी थी, तो करेक्ट एंट्री, मैंने उल्टी कह दिया, करेक्ट एंट्री फर्नीचर टू कैश ये थी, सॉरी रॉन्ग एंट्री उन्होंने पास करे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सो रेक्टिफाइड विल बी फर्नीचर टू परचेज अकाउंट, ये रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ध्यान से पहले ना मैं थोड़ा सा आ रहा हूं बी पॉइंट पे, डोंट वरी। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री
थी फर्नीचर टू कैश, उन्होंने एंट्री पास कर दी बेटा परचेज टू कैश, सो रेक्टिफाइड विल बी फर्नीचर टू परचेज अकाउंट। सो परचेज अकाउंट जो भी नॉमिनल अकाउंट है ना, ये देखो परचेज अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आप इसको क्या करें, परचेज जो भी नॉमिनल अकाउंट को इस एंट्री में जो भी नॉमिनल अकाउंट है ये वो अपने को पीएनएल एडजस्टमेंट में करना है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है ना बच्चे, है कि नहीं है, इसको क्या किया मैंने क्रेडिट, तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट में इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो पीएनएल एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, क्रेडिट कर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फिटिंग बोलो या फर्नीचर बोलो जो भी बोलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना 5,000 रुपए था, यस ओहो मैंने 5,000 सॉरी 15,000 ही लिखा, 15,000 था, ओके। सो ये 15,000 देखो, तो ये नॉमिनल अकाउंट को जो भी मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करूँ वो मेरे को वहां पे करना रहेगा पीएनएल एडजस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की वजह से प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं तो बैलेंस शीट में जाते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ पे बी वाला पॉइंट आपका आया, तो यहाँ पर आपने फ्री सैंपल बांटे, तो खर्चा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल। अब ना मैं आपको बता दूं फाइनल अकाउंट में आप देखोगे एडवर्टीजमेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और फ्री सैंपल को जब आपने क्रेडिट करे या फ्री सैंपल को क्रेडिट करे या परचेज को भी इसको गुड्स यूज अकाउंट बोलते हैं, या परचेज को भी क्रेडिट करते हैं कि उतने से गुड्स आपका क्या कम हो गया, ये भी आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े थे बेटा। तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, और जो डेबिट करे वो भी नॉमिनल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो भी नॉमिनल है, आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो वो भी नॉमिनल है आपका। तो अब यहाँ पे दोनों नॉमिनल है, तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट में दोनों साइड में इसको आप लिखोगे, दोनों साइड में आप लिखोगे यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये जो आपने सैंपल बांटे 40,000 बाय सैंपल्स 40,000। तो याद रखना बेटा आपने यहाँ पे एंट्री पास करो, क्या एंट्री पास, अब ये एंट्री में देखो ये भी आपका नॉमिनल है, ये भी आपका डेबिट भी नॉमिनल है, क्रेडिट भी आपका नॉमिनल है, दोनों नॉमिनल अकाउंट है ना, तो इसलिए आपने पीएनएल एडजस्टमेंट दोनों लिखी, यहाँ पे ये क्रेडिट वाला नॉमिनल है तो उसको आपने वहां पे लिखे। इतनी चीज समझ में आई आपको बच्चे? तो आपको ये देखना है कि जो आपने इसके इफेक्ट नहीं दिए थे, तो इफेक्ट दिए, याद है, यू डू रिमेंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, हाँ रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर में आप पीएनएल एडजस्ट जो भी नॉमिनल अकाउंट है दैट वी विल ट्रांसफर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, बस अपने को करना करेक्ट प्रॉफिट अपन निकाल ले आएंगे, ओके। उसके बाद वो थर्ड आपसे कहता है इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 have been entered on 27th March 2020 but the goods were not included in the stock। अब 2,50,000 रुपए का क्या था बेटा, स्टॉक था, जो कि आपने उसको क्लोजिंग स्टॉक था, जो कि आपने उसको कहता है कि आ गया हमारे पास, लेकिन हमने उसको स्टॉक में काउंट नहीं करे, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, इसकी एंट्री पास होती है बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के नेचर जो रहते हैं, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग में होते हैं तो वो नॉमिनल है, तो ये भी कहा जाएगा। आप देखो मैंने क्या किया, 2,50,000 रुपए से इसको क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको क्रेडिट किया। तो आप चले जाओ यहाँ पे, यहाँ पर आप लिखो बाय स्टॉक परचेज ऑफ मार्च, मैं लिख दूं यहाँ पे परचेज ऑफ मार्च not included in stock, purchase of March not included in stock, how much, 2,50,000, how much, 2,50,000, ओके। तो आपने देखिए यहाँ पे जब जब मैं क्रेडिट कर रहा हूं बेटा तो प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है, और जब जब मैं डेबिट कर रहा हूं प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आप, यहाँ पे डी पॉइंट में वो कहता है आपको यहाँ पे in March 2020 goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sale for April 2020। अब मार्च का सेल्स था बेटा, आपने सेल्स में लिए नहीं, सेल्स में लिए नहीं, तो एंट्री पास करना था आपने मार्च में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने मार्च में ना पास करते हुए आपने ना मार्च में एंट्री पास करता डेटर्स और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपने मार्च में ना उसकी रॉन्ग एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करे, आपने उसको अप्रैल मंथ का सेल्स मान लिया, तो मार्च मंथ में रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट कौन सा बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, तो मैंने आपको बताया नॉमिनल जब भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो उसको आपको पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखना रहेगा। तो आप क्रेडिट करते, क्रेडिट कर दो पीएनएल एडजस्टमेंट में बाय सेल्स अकाउंट, यहां लिख दो गुड्स सोल्ड इन मार्च बट wrongly taken as
अप्रैल सेल। सर बोलेंगे अप्रैल के सेल में अगर ले ली तो क्या करेंगे, अप्रैल का सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा, वो अपने को मतलब नहीं, अपने को अभी यहाँ निकालना है कि मार्च में अपना क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन ने यहाँ पे इसको क्रेडिट करे बेटा 2 लाख रुपए से। ओके, अब उसके बाद वो आपसे कहता है यहाँ पे ओके, उसके बाद फिर आखिरी पॉइंट कहता है ई पॉइंट आपसे कि यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020 एट ए मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट क्या होती है बच्चे, कॉस्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका सेल्स। तो उसने आपसे कहा कि 33.33% कॉस्ट का, तो कॉस्ट क्या हो गई आपकी, कॉस्ट हो गई आपकी 100, तो ये हो गया आपका 133.33। तो कैन आई से दिस इज 3, 1 एंड 4। तो आपके पास कॉस्ट आपको पता है कि 75,000 थी, कॉस्ट कितनी थी बेटा 75,000 जो कस्टमर के पास रखे। दो द अप्रूवल वाज गिवन अप्रैल 2020 में उसका अप्रूवल आया, बल्कि दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च, टेकन एज, अच्छा आपने उसको अप्रूवल कब आया बेटा, इसको समझना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसके बारे में मैं 1 मिनट कहता हूँ। 75 इट इज 25,000, तो हियर इट विल बी 1 लाख। अब ने इसको अच्छे समझना बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये 75,003 है तो फिर 1 कितना, दैट इज 25, एंड अगर 75 3 है तो 4 कितना, दैट इज 1 लाख। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले, या आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, सेल्स ऑन अप्रूवल में आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर ये बेटा। उसमें 2 चीज हो रही है आपकी, यहाँ पे 2 चीज हो रही है। आपने बोले कौन सी 2 चीज हो रही है बेटा, एक आपका कैंसलेशन ऑफ सेल। कैंसलेशन ऑफ सेल का मतलब, 1 मिनट में थोड़ा सा लिख देता हूं, यहाँ पे 2 चीज यहां पर हो रही है आपका। एक आपका हो रहा है कैंसलेशन ऑफ सेल्स इन मार्च 2020। मार्च 2020 की सेल को क्या करना है, मार्च 2020 की सेल को क्या करना है हमको, कैंसिल करना। आपने बोले क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि देखो क्या होता है सेल्स ऑन अप्रूवल पे जब गुड्स भेजते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कहता हूं, इवन दो नेक्स्ट चैप्टर वही है हमारा, कि सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब होता है कि मैं आपको गुड्स देता हूं और मैंने कहा कि आपको पसंद आया तो रखना, मैंने कहा आपको अगर पसंद आया तो रखना, नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। अब मैंने देखो पॉइंट नंबर ई आप अच्छे से पढ़ो, वो कहते हैं कि आपने गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020 एट द मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट था आपका 100 और आपका जिसपे भी बोला प्रॉफिट उसको हमेशा 100 लेते हैं, तो उसने कॉस्ट पे बोला, तो कॉस्ट को मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हो 100 लिया, प्रॉफिट 33.3 थे, सेल्स इज 133.33। अब क्या हुआ, ये आपने सेल्स और रिटर्न बेसिस पे मार्च में भेजे, लेकिन मार्च का सेल नहीं, जब अप्रूवल आता है ना बेटा, आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे सेल्स और रिटर्न बेसिस, सेल्स और अप्रूवल बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं, जब कस्टमर अप्रूव करता है तो जब ही उसको अपन सेल्स मानते हैं। अब आपने मार्च का उसको सेल मान लिया, लेकिन उसने अप्रूवल कब दिया आपको, उसने अप्रूवल आपको दिया अप्रैल मंथ में। तो जब अप्रूवल अप्रैल मंथ में आया तो इसको सेल्स कौन से मंथ का, आपने अप्रूवल कौन से इसमें आया, अप्रूवल आपको अप्रैल मंथ में आया, तो आपको सेल्स अप्रैल का मानना था, मार्च का, तो अपन इसको मार्च का सेल्स मान ली, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज यहाँ पे बेटा, मगर मैं कह रहा हूं क्योंकि मालिक मैं ही हूं 31 मार्च को, मेरा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, उसने अप्रूव नहीं किया, जब अप्रूव होगा जब भी सेल हुआ, तो मैंने तो सेल मान लिया मार्च में, तो पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा। एक चीज है। दूसरी चीज है बेटा कि मेरा यहाँ पे, मेरा जो गुड्स है यहाँ पे वो किसके पास रखा हुआ है, वो कस्टमर के पास रखा हुआ है। तो मेरा गुड्स यहाँ पे बेटा कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो मैं मालिक हूं ना, तो मेरा स्टॉक कस्टमर के पास रखा हुआ, तो उसकी एंट्री पास करना पड़ता है, स्टॉक विद कस्टमर। यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तो मैं ही हूं ना, सेल्स मान लिया हूं तो सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा, और मेरा गुड्स कस्टमर के पास है तो क्योंकि मालिक मैं ही हूं तो उसका मेरे को रिकॉर्ड, ये 2 एंट्री पास होती है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर सेल्स ऑन अप्रूवल बहुत डिटेल में सब पे बात होगा, लेकिन यह 2 एंट्री पास। अब क्या एंट्री पास होगी बेटा, कैंसिलेशन ऑफ सेल्स की, तो क्या एंट्री पास करते कि आप सेल्स की एंट्री पास करते, डेटर्स टू सेल्स, तो कैंसिलेशन की क्या एंट्री पास होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बेटा डेटर्स अकाउंट। तो इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो पीनल एडजस्टमेंट को अपने को डेबिट करना है। ये स्टॉक की एंट्री क्या पास होंगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसे क्या करना है, क्रेडिट। अब ख्याल रखना बेटा, स्टॉक अपन किस पे लिखते बच्चे, स्टॉक अपन लिखते हैं कॉस्ट पे,
तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री पास करें, जो अपना गुड्स कस्टमर के पास रखें, उसको कॉस्ट पे लिखेंगे, जेडी 75,000 हमारे पास। मगर जो आपने सेल्स करो, सेल्स तो 1 लाख का है ना, तो वो मार्च मंथ में आपने सेल्स मानी, लेकिन मानना नहीं तो अप्रैल का सेल्स था, तो मार्च में कैंसिल करना पड़ेगा। सो वी पास एंट्री फॉर सेल्स डेटर टू सेल्स और कैश टू सेल। तो रिवर्स एंट्री विल बी सेल्स टू डेटर, सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, तो आप यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट में इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे टू सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इसका कैलकुलेशन में बता दूं बेटा, ये कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000, तो सेल्स का बैलेंस आपका यहाँ पे आप 75,000 ये दिया है कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट अगर मैं बोलूं तो ये 75,000 जो है ये 3 है, तो एक कितना, दैट इज प्रॉफिट, तो वो 25,000 आता है, टोटल इज 1 लाख। ये आपने सेल्स अकाउंट डेबिट, तो आपने पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करे। अब यहाँ पे बेटा जो स्टॉक है उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने एंट्री पास करी स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज नॉमिनल, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करे स्टॉक। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक अर्लियर 75,000, ये किस पे लिखते हैं, स्टॉक कॉस्ट पे लिखते हैं। तो आप जो स्टॉक आपका कस्टमर के पास रखा उसको जब आप लिखेंगे उसको किस पे लिखेंगे, उसको आप लिखोगे कॉस्ट पे। ओके, कॉस्ट पे लिखते हैं ना, तो इसलिए 75। सेल तो आपने सेल वैल्यू पे लिखे तो 1 लाख रुपए, तो उसको इसलिए कैंसिल आपने 1 लाख से किया। अब यहाँ पे आप इसकी टोटल करो और बताओ अब प्रॉफिट या एडजस्टमेंट करे बात कितना आ रहा है। क्रेडिट की टोटल करो 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75, यह आपका 11,80,000, 11,80,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख, यह आपका 10,40,000, तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। सो टू एडजस्टेड प्रॉफिट है, ये बैलेंसिंग फिगर। अब उसे 2 चीज पूछा आपने, कौन सी 2 चीज पूछा है यहाँ पे, उसने 2 चीज पूछा है आपको कि आपके स्टॉक भी बताओ। तो बोलेंगे सर आपने स्टॉक तो क्वेश्चन में दे रखा, उसने 3,75,000, ये तो स्टॉक दे रखा है। नहीं बेटा, इसकी एडजस्टमेंट के बाद आप देखोगे मैंने हाईलाइट कर रखा हूं, एक ऐसा स्टॉक है जो हमारा मार्च का, तो जो हमने नहीं लिखे थे 2,50,000 का था, और आपका स्टॉक जो कस्टमर के पास है 75। तो ये जो स्टॉक था आपका, ये था स्टॉक आपका 375, और वो 2 स्टॉक जो आपने नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर अब करेक्ट अपन फिगर कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री on 31st of March 2020. So stock on 31st March 2020 जो गिवन था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, ये गिवन वाला था 3,75,000। एड ये वाला गुड जो परचेज के तो लिखे नहीं 250 का, तो उसको करेंगे परचेज ऑफ मार्च 2020। ये इंस्टीट्यूट के ना मटेरियल का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। 2,50,000, और वो भी था जो कस्टमर के पास रखा हुआ हमारा गुड्स लाइंग विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस 75,000। तो 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75, 7 लाख। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेटा। सो क्लास के क्वेश्चन सारे खत्म होते, अब आप आएंगे होमवर्क सेक्शन में। ठीक है, आज छोटा सा सेशन रहेगा आज ये। अब आते हैं होमवर्क सेक्शन पे आप आएंगे, और होमवर्क सेक्शन पे आप वहां पे देखेंगे
पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ लो या फोर्थ जो है ना वो सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं आप चाहो तो दोनों कर लेना, अमाउंट में कुछ फर्क नहीं, बस एक अमाउंट में फर्क है, एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया और कुछ भी नहीं हुआ, सेम फिगर भी सेम, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया बस। तो ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है और 7th वाला आपका आरटीपी में आया है, सिमिलर जून 22 में भी आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस कर लेते। ठीक है, सब आप देखेंगे यहाँ पे। ए ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th of April. अब इसको समझना थोड़ा सा, साल यहाँ खत्म हुआ 31st March, यहाँ का स्टॉक अपने का चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में 15th of April को उसका स्टॉक टेकिंग ली। अब मेरे को ये स्टॉक चाहिए, उन्होंने जब 15th of April को लिए तो स्टॉक उनका गोडाउन में कितना आया, 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 का उन्होंने ये लिए, 50,000 का ये उन्होंने लिए बेटा, 50,000 का ये लिए। जाना कहाँ पे, यहाँ पे आना, ये 50,000 का लिए, अपने को ये पता लगाना है। ठीक है, अब बस ये देखना कि 31 मार्च को गुड्स हमारे पास था कि नहीं था, इतना आपको सोचना। अब देखो यहाँ पे बेटा सेल्स बोलता है 41,000 का, ये 50,000 उसने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ओके, अब यहाँ पे सेल्स जो था आपका 41,000 का ही, इंक्लूडिंग कैश सेल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश सेल उसमें 10,000 का था। ठीक है, तो टोटल आपका 41,000 का ही सेल्स था। अब अगर एक पॉइंट याद रखना, आप अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन सेल्स रिटर्न था 1,000 का, तो आप नेट इफेक्ट भी दे सकते हैं। एक बात एक ही है, मैं बोलूंगा 41,000 का टोटल सेल्स है, उसमें से 1,000 का सेल्स रिटर्न है, तो नेट सेल हुआ 40। तो बात एक ही, आप नेट इफेक्ट भी दे सकते हो उसको। ठीक है, अभी 40, ये दोनों साथ में करें, अभी 40,000 है बेटा, आपने यहाँ पे 40,000 का गुड्स यहाँ पे बेचे, पर यहाँ पर था 31 मार्च का, यहाँ पे 50, फिर से सुनेंगे बेटा, 50,000 रुपए आपका एक 15th of April को आपने देखे, यहाँ पे था 50,000 रुपए का, ये आपने काउंट करे। अब वो यहाँ पर सेल हुआ, मेरे को यहाँ का, यहाँ 15 अप्रैल को नहीं था, वो 15 अप्रैल को नहीं था क्योंकि यहाँ पे सेल हो गया, मगर 31 मार्च को तो था ना, वो 31 मार्च को तो था, यहाँ पे सेल हुआ बेटे, तो 15 अप्रैल को वो नहीं था, लेकिन 31 मार्च को तो था। हाँ था सर, तो ये कितने का, 40,000 का, तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये सेल वैल्यू, इस पे अपने को प्रॉफिट कंपोनेंट माइनस कर रहा है। तो वो क्वेश्चन में उसने आगे कहीं कहा है उसने अपने से कि 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसका मतलब ये जो 40,000 इसका 20% प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज 8,000। सो आउटर कॉलम पे कितना, 32,000। तो ये आपका यहाँ पे जो बेचा गया उसकी कॉस्ट 32,000 यहाँ पे बेचे, तो 31 मार्च को तो हमारे पास था, तो उसको क्या करे, ऐड, इसलिए यहाँ पे 32,000 को ऐड करे। फिर आगे कहता है बेटा परचेज आपने करे 5032 का, इंक्लूडिंग कैश परचेज। अब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज उससे फर्क नहीं पड़ता, गुड्स हमारे पास आया है, तो 5034। अब वो यहां पर आपने परचेज किया, यहां पर आपने परचेज कर, यहां परचेज किया आपने, तो 31 मार्च यहाँ पे था कि यहाँ पे परचेज, तो यहाँ पर था कि अपने पास नहीं था, नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो देखिए आप यहाँ पे देखो 5034 उसने क्या किया बेटा, माइनस किया है। ओके, फिर आगे कहता है यहाँ पे ऑन 15th of March गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर। अब 15 मार्च को, मतलब ये अच्छे से यहाँ पे देखना, इसके पहले बेटा यहाँ पे उन्होंने कस्टमर को भेजे गुड्स, कस्टमर को यहाँ पे 15 मार्च यहाँ पे गुड्स भेजे 10,000 का सेल्स और रिटर्न बेसिस पे, और उसको 4 वीक का वो क्रेडिट, वो जो पीरियड देते ना अप्रूव 4 हफ्ते में कर दो उसने कहा। ठीक है, ही रिटर्न्स 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April। उसने यहाँ पे 10 अप्रैल को 40% गुड्स क्या करा, उसने रिटर्न करा। ओके, और वो कहता है आपको ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April अप्रूविंग द रेस्ट, और बचे हुए को उसने क्या करा, अप्रूव करा रेस्ट, लेकिन उसने 15th of April को करा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसको अच्छे से समझना कि आपका 10,000 रुपए का गुड्स आपने यहाँ पे भेजे थे और यहाँ पर भेजे थे उसको बेटा, 10,000 रुपए का गुड्स आपने यहाँ पे, उसने रिटर्न कब, कितने गुड्स रिटर्न कब के, 10 अप्रैल को उसने यहाँ पे गुड्स यहाँ पे रिटर्न करा। अब थोड़ा संभल के बेटा, तो यहाँ पे मैंने भेजा तो उसने यहाँ पे मेरे को 40% सॉरी, ये मेरा 40% का यहाँ पे रिटर्न हुआ गुड। ओके, ध्यान से सुनेंगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 100% गुड्स अपन ने भेजे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, 100% गुड्स अपन ने यहाँ पे उसको भेजे बेटा। ठीक है, अब क्या उसने 40% यहाँ पे रिटर्न करा और 60% यहाँ पे जो आपने 15 अप्रैल को जब काउंट करे, एक्चुअली 60% किसके पास है बेटा, ये कस्टमर के पास रखा हुआ है, ये 60% किसके पास रखा हुआ है,
कस्टमर के पास रखा हुआ है। आई मीन टू से कि जब मैंने यहां पे काउंट किया होगा, थोड़ा अच्छे से सुनना, ट्रिकी पॉइंट है, जब बेटा मैंने 15 अप्रैल को काउंट किया होगा तो 40% तो काउंटिंग में आए होंगे ना। क्यों? क्योंकि 60% कस्टमर के पास रखे, लेकिन ये 40% तो काउंटिंग में आए होंगे ना। सही बात है सर, ये 40% तो काउंटिंग में यहाँ पर आए। मतलब मेरे को जो यहाँ पे स्टॉक दिया गया 50,000 रुपए का, ये 50,000 में ये जो 40% थे ना वो बराबर यहाँ पे स्टॉक में काउंट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन जो 60% कस्टमर के पास रखा हुआ है बेटा, वो तो यहाँ पे काउंटिंग में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, काउंटिंग में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कस्टमर के पास रखा हुआ है। हमने तो गोडाउन की काउंटिंग करे यहाँ पे, तो 50 है, ये 40% हमारा रिटर्न हो गया, 40% हमारा रिटर्न हो गया। तो ये 40% हमारे काउंटिंग में यहाँ पर आया 15 अप्रैल को, लेकिन 60% किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर के पास रखा हुआ है 60%। तो ये 60% हमारा काउंटिंग में नहीं आया। अब आप खुद सोचिए बेटा, यहाँ पे 60% काउंटिंग में नहीं आया, तो मैं 31 मार्च को, मालिक तो ये 100% का था, है ना। 31 मार्च को जो मैंने कस्टमर को भेजा उसका अप्रूवल नहीं आया था, तो मैं मालिक तो पूरे 100% का था, लेकिन उसमें तो 40% यहाँ पे 40% काउंटिंग में यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 10 अप्रैल को उसने वापस किया और गोडाउन में काउंट करे आपने, तो उसकी कॉस्ट आपको दी टोटल 50 था, उसमें इसकी 40% जो रिटर्न की उसकी जो कॉस्ट होगी वो 50 में आ गया, क्योंकि यहाँ पे उसने रिटर्न 10 अप्रैल को करा। लेकिन यहाँ इसका मतलब ऑलरेडी 40% इसमें इंक्लूड है। ऑलरेडी 40% इसमें क्या है बेटा? इंक्लूड है। व्हाट अबाउट 60%? वो कस्टमर के पास रखा है, लेकिन वो भी मेरे स्टॉक में लेना पड़ेगा क्योंकि मालिक तो मैं हूं। तो इसीलिए मेरे को वहां पे 60% ऐड करना पड़ेगा। 60% क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे नहीं सर, आप 31 मार्च को, अच्छे सुनना, 31 मार्च को आप मालिक, तो आप मेरे को बोलेंगे 31 मार्च को आप बोलेंगे कि मालिक तो आप यहाँ पे कितने के हो? मालिक तो आप पूरे 100% के हो। तो मालिक जब आप पूरे 100% को आप यहाँ पे हो, तो आप 60% ही क्यों ऐड कर रहे हो? क्यों? क्योंकि 40% यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करा तो यहाँ काउंटिंग यहाँ पर काउंट हुआ 15 अप्रैल को, तो उसमें आ चुका है ऑलरेडी। तो 50,000 में 40% ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जो 60% जो 50,000 में जो 40% है उसकी जो कॉस्ट थी 40% की, जो गुड्स के अप्रूवल पे वो यहाँ पे आ चुका है 50 में। लेकिन जो 60% था वो कस्टमर के पास है। लेकिन 31 मार्च को उसका मालिक तो मैं ही था, वो 40% का भी मालिक मैं ही था, लेकिन 40% काउंट हो चुका है। तो 60% मेरे को क्या करना पड़ा? ऐड। लेकिन 60% याद रखना, ये 10,000 रुपए किस पे? अप्रूवल बेसिस पे, सेल वैल्यू है। तो 10,000 का 60% अगर मैं करूं तो आता है 6,000। मगर मेरे को इसमें से प्रॉफिट में माइनस करूं तो 6,000 का 20% आपका प्रॉफिट है, तो वो आता है आपका 20% कितना होगा? 1200। आउटर कॉलम पाएगा 4,800। तो आप यहाँ पे देखोगे, हाँ ये देखो 4,800 उसने क्या किया? ऐड किया। समझा क्यों ऐड किया? ये 60,000 कैसे आया? 10,000 रुपए का 60%। सर 40% क्यों नहीं ऐड करे? वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है इसमें, क्योंकि रिटर्न 10 अप्रैल को है, 15 अप्रैल को काउंटिंग ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है। ओके, तो रिमेनिंग 60% कस्टमर के पास है। मालिक तो हम ही है, मालिक तो हम ही है ना, उसके मालिक तो हमें बराबर है। तो वो काउंट नहीं हुआ है, वो काउंट नहीं है। वो किसके पास रखा हुआ है? वो 60% कस्टमर के पास रखा हुआ है। ये 40% काउंट हुआ, सॉरी, ठीक है। उस तो मगर मालिक अपन थी 31 मार्च को, तो इसलिए अपन उसका ऐड करें। 40% ऑलरेडी काउंट है उसमें, तो इसलिए उसका ऐड नहीं करें। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कहता हूं अपने से कि द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब समझना इस चीज को। अब अपने को 8,000 रुपए का गुड्स रिसीव हुआ, अपन ने भेजे नहीं, तो हमारा गुड्स किसी के पास नहीं रखा हुआ, किसी और का गुड्स हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि अपन ने क्या करे? रिसीव्ड करे। तो किसी और का गुड्स अपने पास रखा हुआ, अपन ने गुड्स को क्या करे? यहाँ पे रिसीव करे। तो यहाँ पे 8,000 रुपए का गुड्स रिसीव करे, ठीक है, कॉस्टिंग दी, उसकी कॉस्ट 8,000। तो क्या हमारा गुड्स है? क्या नहीं सर, हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे ली, मतलब अपन कंसाइनी है, कंसाइनमेंट चैप्टर हुआ ना, कंसाइनी अपन यहाँ पे। अगर अपन कंसाइनी है तो अपन क्या मालिक है क्या इस गुड्स के? नहीं, तो अपना गुड्स नहीं है। तो 8,000 रुपए का गुड्स मार्च में क्या करे उनने? हमको रिसीव्ड हुआ कंसाइनमेंट में। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। 31 मार्च तक 20% गुड्स बेच दिया गया। अनदर 50% बाय 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक वो उसने 50% भी बेच दिया। अब इसको समझना इस खेल को बेटा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मार्च में 20% बिक गया, 50% 15 अप्रैल को बिक गया। तो जब मैंने काउंटिंग किया यहाँ पे 15 अप्रैल को मैंने जब काउंटिंग किया, यहाँ पे 15 अप्रैल को जब काउंटिंग किया, तो यहां पर तो बेटा 30% ही काउंट हुआ ना, जो गुड्स आया 8,000 का 30% ही काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि 20% मार्च में ही बिक गया था, और यहाँ पे 15 अप्रैल के पहले 50% बिक गया था। तो 20 और 50 हुआ 70।
तो आपने यहाँ पे 15 अप्रैल को तो 30% ही काउंटिंग में है, बराबर है। क्या वो काउंटिंग में आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए था? क्यों? क्योंकि हम उसके मालिक नहीं है। तो ना वो 20 के थे, ना 50 के, ना वो 30 के, लेकिन 20 और 50 काउंटिंग में आए नहीं क्योंकि बिक गया था। तो 15 अप्रैल को जब वो काउंटिंग उसमें 30% आ गया, तो 30% भी आना नहीं चाहिए था क्योंकि मालिक नहीं है। तो अपने को वो काउंटिंग में आ गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप देखोगे 30% यहां पर उसने 30% ऑफ 80,000 ऑफ 8,000। 30% कैसे आया बेटा? 20 और 50 बिक गए, तो बचा कितना? 30, ऐसे आया। तो ये आपका 30% 8,000 का था 2,400, तो ये दोनों यहाँ पे लेस वाले यहाँ से ये माइनस करेंगे और ये टोटल में से माइनस कर, तो आपका स्टॉक है 79,366। ओके, सो ये आप लोग का होमवर्क है, लेकिन मैंने उसको डिस्कस सारा कर ही चुका हूं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। 8 होमवर्क दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 मुझे आपसे डिस्कस करना है, ठीक है? क्या कह रहा है? राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट फाइनेंशियली रेंडेड 31 March 2019 due to unavoidable circumstances. Actual stock has been taken on 10th of April 2019 when it was ascertained at ₹1,25,000 it is founded. अब उनने वही बात होगी ना, यहाँ पे देखो ये साल यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, काउंटिंग उन्होंने करे 10 अप्रैल को, तो यहाँ पर उनका स्टॉक आया 1,25,000 का, हमको चाहिए 31 मार्च का, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट 1,25,000 उन्होंने लिख लिया। अब ध्यान से आप सुनेंगे, वो आपसे कहता है यहाँ पे sales are entered in the sales day book on the day of dispatch and the return inward in the return inward book on the day of goods received back. Sales जब वो डिस्पैच करते, जब उसको सेल्स मानते, जब वो उसको रिसीव्ड करते सेल्स रिटर्न होता है, तो जब रिसीव्ड होता है सेल्स रिटर्न मानते, रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। ओके, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक ऑन द डे इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, जब इनवॉइस मिलता है जब उसको परचेज मानते हो, ठीक है? आगे कहते हैं सेल्स बिटवीन 1st of April टू 9th of April, मतलब ये इस दौरान, इस बीच में सेल्स हुआ था आपका 20,000 रुपए का। अब 20,000 रुपए का सेल्स था, यहां पर वो सेल्स हुआ ना बेटा, यहाँ पे सेल्स हुआ, तो क्या 31 मार्च को क्या वो गुड्स हमारे पास था क्या? हाँ, 31 मार्च को तो गुड्स हमारे पास था, हम मालिक थे उसके, यहाँ पे सेल हुआ ना, वो यहाँ पे सेल हुआ 31 मार्च को, तो हम मालिक थे, तो उसको क्या करना होगा? ऐड। लेकिन 20,000 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो इसका कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट आपकी 100 है, ये 25, तो ये हो गया 125, तो कॉस्ट है आपकी 100, आपका कॉस्ट है आपकी 100, 25% क्या हुआ? प्रॉफिट, तो आपका सेल वैल्यू कितने हो गया? सेल वैल्यू हो गया उसकी 125। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखिए 20,000 रुपए, ये हुआ 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो अगर 20,000 रुपए आपने कॉस्ट निकालना है, तो इसमें तो प्रॉफिट माइनस करो, प्रॉफिट आप माइनस करो, ये डायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 20,000 आपका 125 है, तो 25 कितना? दैट विल कम 4,000, वो कितना आएगा? 4,000 रुपए। तो 20,000 सेल है, 4,000 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट इज 16,000। तो जो यहाँ पे बिका उसकी कॉस्ट थी 16,000 रुपए, लेकिन जो 16,000 जो बिका उसकी कॉस्ट थी 16,000, लेकिन क्या ये हम इस 16,000 के यहाँ पे 31 मार्च को हम मालिक थे? हाँ, उसके बाद बिका, तो 16,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा। इनर कॉलम में उन्होंने यहाँ पे 20,000 और फिर वो प्रॉफिट कंपोनेंट हटाए, तो 16,000 रुपए उन्होंने यहाँ पे लिखे, ऐड किए। उसके बाद वो कहते free sample for business promotion issued during the 1st April 2019 to 9th April 2019 amounting to rupees 40,000, sorry not 40, 4,000 at cost। तो 4,000 रुपए के फ्री सैंपल बांटे, कब बांटे? यहाँ पे फ्री सैंपल बांटे, अच्छे समझो, यहाँ पे फ्री सैंपल बांटे 31 मार्च को, तो हम मालिक थे, सही बात है, तो उसे क्या करना होगा? ऐड। तो 4,000 रुपए उन्होंने क्या करे यहाँ पे? ऐड। तो यार ये टोटल है 145, 125, हाँ वो टोटल है 125, 16 और 4, 145। फिर आगे कहता है बेटा परचेज के बारे में, कह रहा है कि परचेज ड्यूरिंग 1st April टू 9th April 10,000 रुपए का परचेज करे, बट गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 नॉट रिसीव टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। अब देखो यहाँ पर गुड्स परचेज करे कितना, थोड़ा समझना, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज करे, लेकिन 2,000 का गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ, तो एक्चुअल में कितने का रिसीव्ड हुआ? 8,000 रुपए का। तो जब आपने यहाँ पे स्टॉक की काउंटिंग करे, तो उसमें 10 काउंट नहीं करे, आपने 8 ही काउंट करे, क्योंकि 2 आया ही नहीं रास्ते में, तो आपने 8 ही काउंट करे। तो क्या वो 8 के हम लोग यहाँ पे मालिक थे कि 31 मार्च को? नहीं, यहाँ पे 8 काउंट करे तो 8 ही माइनस करना पड़ेगा, मालिक यहाँ पे नहीं थे 31 मार्च को, तो 8,000 माइनस करना पड़ेगा। ये 10 टोटल रिसीव नहीं, तो 8 ही आपने वहां पे काउंट करे थे, तो यहाँ पे जब आप काउंट करते 8 ही आया, 8 ही काउंटिंग में आया। तो अब आप मेरे को बताओ 31 मार्च को मालिक थे उसके? नहीं, इसलिए उसको क्या करें? यहाँ पे माइनस करें, ठीक है? अब उसे इतनी बार माइनस प्लस, ठीक है चलो, फिर उसने 145 माइनस 8 136,
7 किया उसने, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप बार बार ये टोटल जो दिख रही है ना, ये वाली टोटल बार बार निकालो, आप प्लस माइनस लिख सकते हो, फाइनल फिगर भी बाद में निकाल सकते हो उसको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आगे कहता है कि इनवॉइस फॉर गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू ₹20,000, आपने कितने का गुड्स परचेज करे, 20,000 रुपए का, वेर एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2019 बट द गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अब क्या होता है, आपने गुड्स परचेज कब करे, आपने यहाँ पर गुड्स परचेज करे 28 मार्च को, तो 28 मार्च को आपने यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे परचेज किया 28 मार्च को, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो अच्छे से ऊपर, 28 मार्च को आपने यहाँ पे परचेज की, तो आप 31 मार्च को उसके मालिक थे, बराबर है। लेकिन वो बोलता है कि स्टॉक की यहाँ पे काउंटिंग में यहाँ पे काउंट नहीं हुआ, कितना था वो 20,000, काउंट नहीं हुआ, लेकिन मालिक तो थे हम, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20,000 रुपए के हम मालिक थे, तो ये टोटल 137 प्लस 20 दैट इज 1,57,000। सो ये दो क्वेश्चन जो होमवर्क सेक्शन के मैंने आपसे डिस्कस किया, ये थोड़े से अलग थे, कुछ पॉइंट्स उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आज जो क्वेश्चन आपको क्लास में करा, एक बार आपने भी उसकी प्रैक्टिस करना, और ये जो दो क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के मैंने डिस्कस किया, वो आप लोग को एक बार सॉल्व करना रहेगा। सो आज का सेशन छोटा सा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो टेक केयर, बाय बाय।